क्या है हिंडनबर्ग? क्या ऐसी क्या रिपोर्ट्स में बात आई है कि सेबी प्रमुख के ऊपर ऐसे बड़े बड़े आरोप लग चुके हैं? कौन है माधुरी बुच? कौन है उनके हस्बैंड? क्या अडानी समूह और माधुरी बुच के बीच में क्या संबंध बताया जा रहा है? हिंडनबर्ग में ऐसे कई सारे खुलासे किए गए हैं। ऐसे 3 बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं सेबी प्रमुख के ऊपर। इन सारे चीज़ों को जानेंगे, साथ में हम जानेंगे कि ऑफशोर क्या होता है, शेयर्स की ओवर वैल्यूइंग क्या होती है, सेल्स कंपनियां क्या होती हैं। ऐसे कई सवाल और भी हैं जो कि कॉमन पीपल को नहीं समझ में आते हैं। उन आज हर चीज़ को हम आसान भाषा में समझेंगे। इन सारी चीज़ों का मतलब क्या होता है, इसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ने वाला है, हमारी सरकार पे इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ पे इसको झेल पाएगी, शेयर मार्केट पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे कई सवाल हैं। सरकार इस पर क्या कार्रवाई करने वाली है। ऐसे कई सवाल हैं जो कि हमारे जनता को समझना है और वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रही है, क्योंकि इसमें ऐसे कई भाषाएं हैं जो टर्म्स हैं जो कि समझना मुश्किल है। तो मैं आज उन सभी चीज़ों को आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा कि इन चीज़ों का मतलब क्या होता है, कैसे किसका प्रभाव कहाँ पे क्या पड़ने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है ये। तो अभी हाल ही में हिंडनबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। तो पहले जो रिपोर्ट जारी की थी उन्होंने अडानी समूह के ऊपर जारी की थी कि हाँ, उन्होंने अपने शेयर्स का ओवर वैल्यूइंग किया था। अब शेयर्स की ओवर वैल्यूइंग कैसे होती है? तो ये जो सेल्स कंपनियाँ होती हैं, सेल्स कंपनी अभी रुकेगा, मैं बाद में आपको समझाऊंगा सेल्स कंपनियाँ होती क्या हैं। तो सेल्स कंपनियों के माध्यम से उन्होंने अपने शेयर्स को ओवर वैल्यूइंग किया, मतलब शेयर्स जो थे उनके नॉर्मल वैल्यू में रेट में थे उनको खरीदवाया बाहर की कंपनियों से, सेल्स कंपनियों जैसे मॉरिशस, बरमूडा, यहाँ से खरीदवाया गया उसके, और जिससे उनके शेयर्स के रेट भाग गए, जिससे कस्टमर्स को लगा कि हाँ इनके शेयर्स के रेट बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने खरीदा, फिर बाद में उसको घाटा हो जाता है। तो इस तरह से ओवर वैल्यूइंग की गई। तो इसके लिए एक आयोग गठित किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन वहाँ पे गठित जो सेबी थी उसके तहत गठित हुआ। सेबी ने इसको क्लीन चिट दे दिया गया कि हाँ इसमें किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। फिर हिंडनबर्ग को कई बार नोटिस जारी की सेबी ने, लेकिन हिंडनबर्ग ने इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद फिर हिंडनबर्ग ने एक अभी जल्द ही अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया सेबी के प्रमुख जो कि माधुरी बुच जी हैं उनके ऊपर, और उन्होंने ऐसे 3 बड़े बड़े गंभीर आरोप माधुरी बुच जी के ऊपर लगाए हुए हैं, जो कि काफ़ी एक संगीन मामला है। तो जो पहले आरोप है उसमें बताया जा रहा है कि माधुरी बुच जी जो है वो अडानी समूह के जो शेयर्स हैं, जाके कह सकते हैं सेल्स कंपनी में, जो उनके मॉरिशस बरमूडा में जो सेल्स कंपनियां हैं उनमें वो उनकी स्टेक है, मतलब हिस्सेदारी है, उनके शेयर्स में इनकी हिस्सेदारी है। ये पहला आरोप माधुरी बुच पे लगता है। साथ ही उनके हस्बैंड पे भी यही सेम एलिगेशन लगता है। सेकेंड आरोप क्या लगता है, सिंगापुर की एक कंपनी है अगोरा, ठीक है, अगोरा फर्म है, ये कंसल्टेंसी सर्विस है अगोरा। तो उसमें माधुरी बुच की 99% हिस्सेदारी का दावा किया जा रहा है, और सेबी प्रमुख बनने के बाद उन्होंने अपने सारे जो शेयर्स हैं वो अपने हस्बैंड धवल बुच के नाम ट्रांसफ़र कर दिए। दूसरा आरोप लगाया जा रहा है। तीसरा आरोप ये है कि धवल बुच एक कंसल्टेंसी फर्म है जिसको ब्लैक स्टोन कहते हैं, उसमें ये मेन एडवाइज़र हैं, और मेन एडवाइज़र होने के नाते फिर इनको कुछ रियायतें दी गई हैं जिससे इनकी इस कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो ऐसे 3 बड़े बड़े एलिगेशन हिंडनबर्ग द्वारा माधुरी बुच पे लगाए गए हैं। अब इसमें माधुरी बुच ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा है तो मैं सारे अपने डाटा जो भी वित्तीय संबंधी डाटा है उसको उपलब्ध करा दूँगा, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को सिरे से खारिज कर दिया है। बात समझते हैं सेल्स कंपनी क्या होती है। तो सेल्स कंपनी ऐसी कंपनियाँ होती हैं जिनका सिर्फ कागजी कार्रवाई होता है, और ये मूल रूप से कहीं भी आपको दिखाई नहीं देंगे, मतलब इनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, बस ओनली कागजों में होगी कि हाँ ये फला नाम की कंपनी है, और विदेश में जैसे मॉरिशस, टैक्स हैवन्स कंट्री जो होती हैं वहाँ पे ये अपना काम कर रही हैं। लेकिन इसका मेन यूज होता है ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करके टैक्स को बचा के भारत में फिर से री इन्वेस्टमेंट कर देना उस चीज़ को। इसलिए जो ये है सेल्स कंपनियों का निर्माण किया जा रहा है। बात करते हैं हिंडनबर्ग की। तो ये हिंडनबर्ग क्या है? हिंडनबर्ग ऐसी संस्था है जिसमें विकिपीडिया में इसका जिक्र है कि 2022 की डाटा है, जिसमें इन्होंने बताया कि उनके यहाँ सिर्फ 9 ही कर्मचारी हैं। अब सोचने वाली बात है
एक वर्ल्ड लेवल की संस्था है, नॉन स्टेक होल्डर्स कंपनी है, ठीक है, नॉन स्टेक होल्डर्स कंपनी है, जिसके पास सिर्फ 9 ही व्यक्ति हैं, लेकिन वो किसी के शेयर मार्केट को, किसी के ऊपर भी कोई भी एलिगेशन लगा देती है और कोई भी देश उसका सीरियसली लेता है इसकी रिपोर्ट्स को। अब क्यों सीरियसली लेता है वो सब जाने, ठीक है, लेकिन 9 ही संस्था, 9 ही सदस्य हैं इसके से उसमें कंपनी में। इन्होंने, इनकी जो क्या कहते हैं 2 कार्य हैं, ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट टाइप की फर्म करती है, एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। तो ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी क्या होती है? तो जो शॉर्ट सेलिंग कंपनी का अर्थ होता है कि ये भाई साहब लोग ऐसे कंपनियों के जो शेयर्स होते हैं उसमें पैसा लगाते हैं, पैसा भी नहीं लगाते हैं, क्या करते हैं ये भाई साहब लोग उधार लेते हैं उस शेयर्स को उधार लिया, फिर उसको पता है, इनको पता है कि आने वाले समय में इसके शेयर्स की जो वैल्यू है, प्राइस है, वो घट जाएंगी, प्राइस घटेंगी, तो फिर इनको पता चल जाता है उस चीज़ से, फिर इस चीज़ को वो उधार लेके उस शेयर को किसी थर्ड पार्टी को बेच देंगे, थर्ड पार्टी उसको खरीद लेती है। जैसे ही उस शेयर्स के प्राइस घटते हैं, ये भाई साहब फिर उसी पर्सन से उस शेयर को खरीद लेते हैं। अब सोचिए 100 रुपये का शेयर था, उधार लिया, किसी को बेचा, 200 रुपये में हो गया वो शेयर, मान लेते हैं उसका शेयर का प्राइस ही 200 रुपये हो गया उस समय, उसने 200 रुपये में बेच दिया उसको। फिर जैसे ही शेयर्स के दाम घटे, शेयर्स के दाम मान लेते हैं 100 रुपये हो गए, फिर उसने उसी व्यक्ति से उस शेयर को 200 रुपये में खरीद लिया। अब उसको प्रॉफिट कितना होता है? एक शेयर पे 100 रुपये। ऐसे ही ये कंपनी मोटा रकम कमाती है और अपने इस रिसर्च को, बिजनेस को, इन्वेस्टमेंट को ये ग्रो कर रही है। ये काम ये करती है भाई साहब ये कंपनी। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2017 में ही हुई है, अभी जल्दी है, और इसके जो संस्थापक है नॉर्थन एंडरसन है, जो कि इसका हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। तो ये बात हो गई हिंडरबर्ग की। अब क्या इसका प्रभाव हमारे अर्थव्यवस्था पे कितना पड़ता है? क्या हमारे यहाँ जो शेयर मार्केट है इसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा? हमारी संस्था जो कि रेप्यूटेटेड संस्था उसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा? ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि जब जब भी हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आती है तब शेयर मार्केट के प्रभाव पड़ते हैं और इसका ही फ़ायदा हिंडरबर्ग हमेशा उसे उठाती रही है। इसलिए ये समय समय पर अपनी ऐसे कलाबाजियाँ खेलती रही। अब मीडिया में क्या चल रहा है? तो मीडिया में चल रहा है माधुरी दीक्षित जी इस्तीफा कब देंगी, सरकार इस पर CBI जांच कब करने वाली है, सुप्रीम कोर्ट क्या करने वाला है, क्या हमारे यहाँ के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पैसे सुरक्षित हैं, अगर नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई कौन करेगा। ऐसे तमाम सवाल मीडिया में इस समय चल रहे हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा कि जब सेबी ने ऐसी संस्था को कई बार जो भी नियम कानून का उल्लंघन शेयर मार्केट में हो रहा है उससे संबंधित कई बार नियामकीय उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस सेबी ने कई बार इस संस्था को जारी किया, इन संस्था ने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, इस संस्था ने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तब हमारे यहाँ की मीडिया, हमारे यहाँ के बड़े बड़े पत्रकार इस चीज़ को कभी नहीं आवाज़ उठाई कि ऐसा हिंडरबर्ग क्यों कर रहा है, क्यों वो अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित नहीं कर रहा है। ऐसा ही क्यों होता है कि हिंडरबर्ग रिपोर्ट जारी करता है और हमारे यहाँ की संस्था या कोई नामी गिरामी व्यक्ति होता है उसको जवाब देना पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे समाज में? वो संस्था क्यों नहीं अकाउंटेबल हो रही है, वो अपने जवाबदेही, अपने जो स्पष्टीकरण उसको क्यों नहीं प्रूफ करती है? हम इस चीज़ पे कभी उंगली नहीं उठाते हैं। हम उंगली उठाते हैं एक विदेशी संस्था आई हमारे देश की किसी भी संस्था, किसी भी व्यक्ति या किसी भी कार्य को लेकर उंगली उठा देती है और हम उसी पे डिबेट करना चालू कर देते हैं। हम अपने अंदर की कमियां ही निकालते हैं। उस संस्था ने क्या किया, अभी तक उस संस्था के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, हमारे यहाँ की संस्था ने उस संस्था के ऊपर क्या कार्रवाई करना चाह रही थी लेकिन वो नहीं हो पाया, इस चीज़ के लिए कोई उंगली नहीं उठाता है। उंगली तो बस इतनी उठा दी है कि हाँ किसी बाहर ने हमारे यहाँ किसी पे एलिगेशन लगाया, उसी को हमको प्रूफ करना है। अरे भाई हम क्यों प्रूफ करें इस चीज़ को? हाँ, उस विदेशी संस्था का क्या यहाँ पे कोई ब्रांच है? नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है। वो एक प्रॉफिट ऑफ कंट्री फॉर्म है जो कि अपने प्रॉफिट के लिए ही काम करती है। उसका मेन मकसद यही है, शेयर्स को गिराना, फिर उसका सेलिंग करना, शॉर्ट सेलिंग करके एक मोटी कमाई करती है। उसकी संस्था का यही काम है।
फिर दूसरी बात सोचने वाली बात है, अगर ऐसी संस्था, ऐसे बड़े बड़े फॉर्म हो, इंस्टीट्यूशन हो गए, बड़े बड़े व्यक्ति हो गए जो कि एक अच्छे रेपुटेड पोस्ट पे हैं, उनके पर्सनल डाटा को वो हैक कर रही है, प्राप्त कर रही है, क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं रह गया कि निजता का हनन हो रहा है हमारे देश में? अगर ऐसे बड़े बड़े लोगों के डाटा लीक हो रहे हैं, उनके पास पहुंच रहे हैं, तो एक कॉमन व्यक्ति के डाटा कहाँ तक सुरक्षित होंगे? उसको छोड़ दीजिए, चलो कॉमन व्यक्ति के डाटा इतने इम्पोर्टेंट नहीं हुए, मान लेते हैं नहीं है, फिर बताइए अगर इनके पास ऐसे डाटा तक पहुँच है कि उस डाटा को प्राप्त कर सकते हैं जो कि सीक्रेट था उनके हिसाब से, मान लेते हैं, तो हमारे यहाँ का इंटेलिजेंस, परमाणु संस्थान, DRDO के बहुत सारे डाटा, सीक्रेट डाटा, सेना के सीक्रेट डाटा, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे डाटा हैं, क्या उनके पास ऐसी पहुँच नहीं होगी? क्या इस चीज़ पे कभी देश को सोचना नहीं चाहिए? हमारे मीडिया को क्या इस चीज़ सोचना नहीं चाहिए कि ऐसी भी चीज़ें होंगी कि उनके पास वो पहुँच होगी, और क्या उसका वो यूज नहीं कर रहे होंगे इनडायरेक्टली? क्या वो किसी देश के साथ सेलिंग नहीं करते होंगे इस चीज़ की? इस चीज़ पे कोई बहस नहीं चल रही है हमारे यहाँ। हमारे मीडिया, हमारे यूट्यूब, कहीं भी सोशल मीडिया इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं चल रहा है। जिक्र इस बात का ही चल रहा है कि क्या सरकार भ्रष्ट हो चुकी है, क्या हमारे इंस्टीट्यूशन भ्रष्ट हो चुके हैं, क्या हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर जो बड़े बड़े पद पे कार्य करने वाले व्यक्ति हैं वो भ्रष्ट हो चुके हैं, क्या इंस्टीट्यूशन का उपयोग हमारे खुद के फायदे के लिए किया जा रहा है बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा? ऐसे कई सवाल बस उठे चल जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश के विकास के बारे में कोई सवाल नहीं उठ रहा है। तो मैं आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, क्या ऐसी संस्थाओं पे विश्वास करना चाहिए? क्या इन संस्थाओं को सिरे से इतना सीरियसली लेना चाहिए? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। क्या आप सरकार इसके बारे में क्या करने वाली है? इससे बहुत सारे सवाल हैं जो इसका जवाब अभी आने वाले समय में मिलेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए इन सवालों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो क्या कहते हैं रिस्पॉन्स है कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में क्या सोचते हैं, आप ज़रूर अपने कमेंट में लिखेंगे। इससे आपकी जर्नी जो है वो आगे बढ़ेगी, आपका खुद का बौद्धिक विकास होगा, आप खुद से बुद्धिजीवी बनिए, खुद से सोचिए क्या सही है क्या गलत, ना कि इन्फ्लुएंसर के बहकावे में आके आप एक ऐसा डिसीजन ले लें कि अपने जीवन का ही डिसीजन बाद में लेना ही भूल जाएं। सब इन्फ्लुएंसर के अकॉर्डिंग ही अपने डिसीजन लें, तो ऐसा नहीं करिए। आप अपने विचार अपने कमेंट में व्यक्त करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,